नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी सुधा चौहान जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है नया घर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मिसराइन अपने पति मिश्रा जी से बोली, अब हमें नया जगह लेनी चाहिए। आज अचानक ये क्या बात निकाल ली? अब तक तो यहाँ बड़े मज़े से हम रह रहे हैं, अचानक आज ये तुम्हारे मन में क्या आ गया? मिश्रा जी ने हंसते हुए पूछा। अजी आज तक अपने बच्चे छोटे थे, अब बड़े होने लग गए। समझ गए ना? अब मुझे और ज़्यादा बोलने के लिए मजबूर मत करो। हमें बड़ा घर चाहिए या नहीं चाहिए? अच्छा ठीक है, देखते हैं। मिश्रा जी ने हार मान ली, लेकिन मिसराइन इतने में ही चुप बैठने के लिए तैयार नहीं थी। वे एक बार फिर से बोली, देखो हमें बड़ी जगह लेनी है, इसका मतलब लेना है, और ये 2 कमरों की जगह छोड़नी है, मतलब छोड़नी है। अब ये तय हुआ। उनकी बात सुनकर मिश्रा जी ने उनकी बात पर विचार करना शुरू कर दिया। शहर के बाहरी हिस्सों में काफ़ी जगह मल्टी अपार्टमेंट बन रहे थे। उसमें से एक जगह उन्होंने तय कर लिया। शहर से थोड़े दूर भले ही था, लेकिन फ्लैट बढ़िया खुला खुला और हवादार था। रोशनी अच्छी आती थी। मिश्रा जी के 2 बेटे हैं और एक बेटी है। तीनों ही पढ़ रहे थे। उतनी दूर फ्लैट से तीनों ही बच्चे पैदल चल के तो स्कूल में शहर में आ नहीं सकते थे। इतना उन्हें चलना संभव नहीं था। अभी बसें शुरू नहीं हुई थी और रोजाना का रिक्शा का खर्चा वे नहीं उठा सकते थे। इसलिए सभी तरफ से विचार करके यह बात तय हुई कि जब तीनों बच्चों की स्कूली शिक्षा पूरी हो जाएगी तब वे जाकर नए फ्लैट में रहने लगेंगे। तब तक यहीं इन 2 कमरों में जैसे तैसे निकाल लेंगे। बीच बीच में कभी कभी मिश्रा जी साइकिल पर नए फ्लैट को देख कर आया करते और बताया करते कि अब वहाँ कैसे नए नए मकान और दुकानें खुल गई हैं। इतने दिनों तक शहर से दूर है, शहर से दूर है कहते कहते अब वह उनके फ्लैट वाली सोसाइटी शहर के पास में लगने लगी। इतने उसके आसपास नई नई सोसाइटियाँ बन गई, नए नए फ्लैट्स बन गए, नई नई दुकानें बन गई। चारों तरफ से काफ़ी कॉलोनियाँ बस गई। किराना सामान से लेकर तो सुनार के ज्वेलर्स शॉप तक की सारी दुकानें वहाँ लग गई। डॉक्टर्स हो गए, हॉस्पिटल्स खुल गए, मेडिकल स्टोर लग गया, फूल वाले बैठने लगे। इतना ही क्या कम था कि अब जल्दी ही वहाँ पर एक मॉल बनने की भी बातें होने लगी। सब्जी वाले, दूध वाले दरवाजे पर आने लगे। रिक्शों का आवागमन भी अच्छा होने लगा। मिश्रा जी अपने फ्लैट के आसपास की बस्ती का विकास देखते जा रहे थे, अपनी सोसाइटी का विकास देखते जा रहे थे और अब धीरे धीरे उन्हें भी मन में लगने लगा कि अब नए घर में रहने जाना चाहिए। उनका बड़ा बेटा प्रमोद अब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पहुंच गया था। प्रशांत 9वीं क्लास में था और छोटी बेटी 7वीं कक्षा में पढ़ रही थी। वे सोचते थे कि लड़की 10वीं तक पहुंच जाए, तब तक वे लोग यहीं 2 कमरों के जगह में रहे, उसके बाद में नए फ्लैट में जाके रहें। जब उन्होंने ये बात अपने घर में लोगों से पूछी तब सभी ने इस बात को सम्मति दे दी। अब मिश्रा जी ने अपनी पत्नी से कहा, अब तुम ही बोलो, तुम खुद ही बार बार कह रही थी कि नया और बड़ा घर चाहिए और अब तुम ही कह रही हो कि अभी 2-4 साल यही निकालना ज़रूरी है। मिश्राइन बोली, अरे लेकिन मेरे पीछे पड़ने की वजह से कम हमारा फ्लैट तो हो गया है ना, नहीं तो हम जिंदगी भर इन 2 कमरों में ही पड़े रहते, सड़ते रहते। मिश्रा जी ने बोले, हाँ हाँ भाई, तुम्हारी बात सही है भगवान, तुम्हारी वजह से ही वो फ्लैट मैंने बुक कर लिया तो आज हमारे पास में है तो सही। अब केवल मिश्राइन ही नहीं बल्कि उनके तीनों बच्चे भी नए घर में जाकर रहने के सपने देखने लगे। उस घर में कौन किस जगह रहेगा, कौन सी रूम में रहेगा, कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाएगी, इस विषय पर चर्चा चलती और कभी कभी बहस भी हो जाया करती। लेकिन एक दिन अचानक ही यूँ हुआ कि मिश्रा जी जो सोए तो सोए ही रह गए। उन्हें क्या हुआ किसी को समझ में नहीं आया। सुबह वो उठे नहीं तो घर में कोहराम मच गया। मिश्राइन के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। अभी तो उनका अधूरी गृहस्थी हुई थी, बच्चे छोटे ही थे, पढ़ाई चल रही थी उन लोगों की, बेटी के विवाह की अभी कोई तैयारी नहीं की गई थी। इन सब सवालों की जिम्मेदारी जो ले सकता था वो कुछ भी न बोलते हुए एक रात चुपचाप ही चल बसा। अब कैसे होगा? मिश्राइन करुण विलाप करने लगी। प्रशांत और बेटी अभी स्कूल गए नहीं थे, लेकिन
बड़ा लड़का प्रमोद कॉलेज जा चुका था। किसी को भेजकर प्रमोद को घर पे बुलाने के लिए भेजा गया, लेकिन यह दुखद वार्ता सुनते ही प्रमोद कॉलेज में ही धड़ाम से बेहोश होकर गिर पड़ा। मिश्राइन ने देखा कि उनके आसपास बहुत सारे रिश्ते नातेदार जमा तो हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे वहाँ से निकलने की कोशिश में था। किसी प्रकार की सहायता पूछना तो दूर, लेकिन कहीं अपने ऊपर तो इनकी जिम्मेदारी नहीं आ जाएगी, यही सोचकर हर एक रिश्तेदार अपनी अपनी परेशानियां बखान करने लगा। आसपास के हालात और अपने घबराए हुए बच्चों के चेहरे देखकर बेचारी मिश्राइन हिम्मत करके उठी और उन्होंने कमर खोस ली। अपना दुख भुला के जिंदगी का संघर्ष करने के लिए खड़ी हो गई। उन्होंने 10 दिनों के और फिर अगले 13वीं 14वीं के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और एक अनाथ आश्रम में वहाँ के लोगों को भोजन कराकर इतिश्री कर दी। बच्चे खुचे रिश्तेदारों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे जाने वाले की आत्मा को मुक्ति तो मिलनी चाहिए कि नहीं? इस तरह से धर्म विरुद्ध आचरण कोई ठीक नहीं है। इस तरह की चर्चा पहले धीरे धीरे और फिर जोर जोर से खुलेआम होने लगी। अरे पहले ही बता देते तो हम तो आते ही नहीं, ऐसा किसी ने कहा। बाकी लोगों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। मिश्राइन ने मौन व्रत पकड़ लिया। अब वो मौन व्रत छूटने वाला तो था नहीं। ये देखकर बाकी बचे खुचे सारे रिश्तेदारों ने भी अपनी अपनी राह ली। अगले कुछ वर्ष मिश्राइन के लिए बड़े कष्ट भरे बीते। इस बीच उनके बच्चों की पढ़ाई पूरी होने आई। बेटी ने पढ़ाई पूरी होने से पहले ही विवाह कर लिया। विवाह रजिस्टर होने से उस पर बहुत ही कम खर्चा आया। दूसरे नंबर का लड़का प्रशांत सीए हो गया। अब उसके लिए रिश्ते आने लग गए, लेकिन मिश्राइन के सामने बड़े बेटे प्रमोद की चिंता थी। प्रमोद जिस दिन पिता के गुजरने की खबर सुनकर बेहोश होकर गिर पड़ा था, तो वो उसे फिट्स आए हुए थे। उसके बाद में उसे फिट्स आते ही रहे, कभी एक दिन में 2 बार, तो कभी 2-3 दिन के बाद एक दिन। इस तरह से उसे अब फिट्स आने लगे। कुछ समय ये परेशानी झेलने के बाद में धीरे धीरे प्रमोद की बुद्धि और व्यवहार पर भी इसका परिणाम दिखने लगा। उसकी कॉलेज की पढ़ाई तो छूट ही गई थी, लेकिन हमेशा घर में बैठे रहने की वजह से उसका शरीर बेडोल भारी हो गया। वह कमाता धमाता कुछ नहीं था, इसलिए उसका विवाह कैसे किया जाए? बड़े का विवाह किए बिना छोटे का विवाह कैसे करे? इस पसोपेश में कुछ 1 आध साल मिश्राइन ने निकाले। फिर आखिर तय कर लिया कि नहीं, प्रशांत का विवाह कर देना चाहिए। रिश्तेदारों ने इस बार भी विरोध जताया। अरे बड़ा लड़का बैठा हुआ है, छोटे का कैसे विवाह कर रही हो तुम? लेकिन मिश्राइन ने हमेशा की तरह मौन धारण कर लिया। मिश्राइन सोच रही थी, प्रमोद का विवाह होना अभी तो बड़ा मुश्किल दिख रहा है। जब तक उसकी थोड़ी बहुत कमाई नहीं शुरू हो जाती, तब तक विवाह की बात भी नहीं सोची जा सकती। इसके अलावा उसके फिट्स के लिए दवा पानी भी चल ही रहा था, पर यह कहा नहीं जा सकता था कि उसके फिट्स कब ठीक हो जाएंगे। उसके लिए रुकने पर प्रशांत की उम्र बढ़ती जाएगी। आखिर काफ़ी सोच विचार करके मिश्राइन ने आए हुए रिश्तों में से एक लड़की उन्हें अच्छी लगी, तो उन्होंने प्रशांत से उसके बारे में पूछा। प्रशांत को भी लड़की अच्छी लगी। लड़की डिग्री होल्डर थी, नौकरी कर रही थी, वो भी उन्हीं के शहर में। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, देखने में अच्छी थी। उन्होंने विवाह तय होने से पहले एक दिन लड़की को अपने घर बुलाया। उसकी पहचान प्रमोद से भी करवा दी और ये भी पहले से ही बता दिया कि प्रमोद की जिम्मेदारी ताउम्र प्रशांत और उसकी पत्नी पर रहेगी। ये बात सोचकर ही लड़की अपना जवाब दे। लड़की भी सोचकर बताती हूँ कहकर अपने घर चली गई, लेकिन अगले ही दिन उसने अपनी सम्मति भिजवा दी। वह प्रशांत की पत्नी बनकर मिश्राइन जी के घर में आ गई। अब तक ये लोग 2 कमरों में ही रह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि अब फ्लैट में रहने जाना चाहिए। लेकिन फ्लैट अभी तक किराए पर चढ़ा हुआ था। लेकिन तकदीर बड़ी ज़ोरदार थी कि जब इन्होंने ऐसा विचार किया, तभी उनका किराएदार उसका भी फ्लैट तैयार हो गया था। अगले महीने से मिश्राइन अपने परिवार समेत नए फ्लैट में रहने आ गए। नया फ्लैट तो बढ़िया ही था। अब प्रशांत को अपना खुद का बेडरूम मिल गया। प्रशांत की पत्नी श्रुति जल्दी ही घर में रम गई। नौकरी के वजह से उसे घर में थोड़ा कम ही समय मिलता था,
लेकिन जितना भी मिलता उसमें वह मिश्राइन की मदद किया करती। घर को हमेशा ठीक ठाक सजा कर रखती। प्रशांत का व्यवसाय अच्छा चल निकला था और श्रुति की नौकरी भी थी ही सही। इसलिए प्रशांत ने अपनी माँ से पूछकर घर की जिम्मेदारी अब अपने ऊपर ले ली। वे दोनों घर में काफ़ी पैसा खर्च करते। अभी तक तो प्रमोद कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन अब घर में पैसा भी अच्छा था और समय भी मिल रहा था। तब मिश्राइन ने प्रमोद की तरफ ध्यान देना शुरू किया। 10वीं तो उसने पास कर ही ली थी, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से वह परेशान था। प्रशांत ने एक स्कूल के पास में ही एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और उसमें स्कूल में लगने वाला आवश्यक सामान रख कर प्रमोद के लिए वह दुकान शुरू करवा दी। उन लोगों ने यह तय कर लिया था कि प्रमोद को किसी भी समय अकेला नहीं रखना है दुकान पर। या तो मिश्राइन खुद उसके साथ रुक जाती, अगर समय मिलता तो श्रुति भी उस दुकान पर उसके साथ बैठ जाती और किसी समय प्रशांत भी वहाँ पर उसके साथ रुक जाता। अभी तक घर में रहने की वजह से प्रमोद थोड़ा मंद और सुस्त हो गया था, लेकिन अब दुकान संभालना है, इस विचार से उस पर कुछ स्मार्टनेस आ गई। घर में सभी को उसके लिए कुछ करने का संतोष मिल रहा था। एक दिन दोपहर को भोजन के लिए मिश्राइन और प्रमोद दुकान से घर पे आए थे। उनका भोजन होने के उपरांत दरवाज़ा बजा। बाहर जाकर देखा तो पड़ोस में रहने वाले मनोज भाई और उनकी पत्नियां आए हुए थे। नमस्ते मिश्रा भाभी, आए क्या अंदर? हंसते हुए मनोज भाई ने पूछा। आज आई है ना? आज एकदम आप दोनों लक्ष्मी नारायण के जोड़ी बनकर आए हैं हमारे यहाँ। क्या काम है? क्या काम निकाला आपने आज? मनोज भाई ने अपनी पत्नी की तरफ देखा, फिर बोले, भाभी जी काम तो यही है कि भाभी जी देखिए ना, हम लोग कितने समय से साथ साथ रह रहे, हमारा आपस में कभी झगड़ा टंटा नहीं हुआ, बल्कि हम तो एक परिवार के समान रह रहे इतने समय से। एक बार तो हमारी बेबी बीमार थी, तब तो आपने। अरे रहने दीजिए मनोज भाई। वही तो मनोज भाई बोले, इसीलिए तो हम आपके यहाँ आए हैं। मिश्रा भाभी, अब हम लोग दूसरी जगह रहने जा रहे हैं, इसलिए अब हम ये फ्लैट बेचने के लिए निकाल रहे हैं। तो मनोज भाई मिश्राइन के चेहरे की तरफ देखते हुए बोलते हुए रुक गए। तब उनकी पत्नी आगे बढ़ी। उसने कहा, मिश्रा भाभी, हमने ये जगह बेचने के लिए निकाली ना, तभी मेरे मन में सबसे पहले आपका ही विचार आया। मैंने सोचा सबसे पहले मिश्रा भाभी को ही पूछूंगी। तो बताइए, आप ले लोगे क्या हमारा फ्लैट? मिश्राइन ने धीरे से पूछा। तो कितनी कीमत है फ्लैट की आपके? मनोज भाई ने कहा, अरे तभी तो आपके यहाँ आए हैं हम, आप तो बस लेने की बात बताओ। मिश्रा भाभी बोली, अच्छा सुनिए, शाम को प्रशांत आएगा ना, मैं उससे थोड़ा बात करती हूँ, फिर रात को हम लोग आपके यहाँ घर आते हैं, तब बात करते हैं। चलेगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। इनके यहाँ पर फ्लैट इस तरह से बने हुए थे, हर माले पे केवल 2-2 फ्लैट थे, इसलिए मिश्रा भाभी को तो ये जैसे सुवर्ण अवसर लग रहा था। शाम को जब प्रशांत घर पे आया तो मिश्राइन ने उससे बात की। उसे बड़ी खुशी हुई। माँ, तुम पैसे की फ़िक्र मत करो, मैं सारी व्यवस्था कर दूँगा, हम लोग वो फ्लैट ज़रूर ले लेंगे। मिश्राइन को अच्छा लगा। जल्दी ही पड़ोस वाला फ्लैट भी उनके नाम पर हो गया। मिश्राइन ने पड़ोस वाले फ्लैट में नई गृहस्थी बनाने के लिए प्रशांत से खूब आग्रह किया, लेकिन उसने उल्टे यही पूछा, मम्मी आपको हमारी वजह से कोई तकलीफ़ है क्या? अरे बेटा, ये भी तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे तुम लोगों से क्या तकलीफ़ होगी? तो फिर क्यों हमें अलग रहने के लिए बोल रही हो? मिश्राइन ने प्रशांत से कहा। बेटा प्रशांत, देखो प्रमोद कैसा है तुम्हें मालूम है, धीरे धीरे मेरे भी हाथ पांव अब थकेंगे, बुढ़ापा ज़्यादा दूर थोड़े ही है, तुम्हें हम दोनों का करना पड़ेगा, एक साथ रहोगे तो करेंगे ना, तुम क्या चिंता करती हो? प्रशांत की बात सुनकर मिश्राइन की आंखें भर आई। प्रमोद भी इधर अपने दुकान में बहुत अच्छे तरह से काम करने लगा था। उसके साथ में माँ के होते हुए भी एक दो बार उसे वहाँ दुकान में भी फिर से आ ही गया। उसके बाद से मिश्राइन उसे कभी अकेले नहीं छोड़ने लगी। दुकान पे लगने वाला जो भी माल होता प्रशांत उसकी पूर्ति कर देता और अब मिश्राइन पूरे समय प्रमोद के साथ दुकान पर ही बनी रहती।
प्रमोद अब सामान्य लोगों जितना तो नहीं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उसमें काफ़ी सुधार हो गया था। अब उसके पास में उसकी कमाई का भी जरिया था और वह कमा भी रहा था। इसलिए मिसराइन ने उसके लिए रिश्ते ढूंढने शुरू किए और उसके लायक एक लड़की ढूंढकर उसका विवाह भी कर दिया। बहू श्रुति या समधी, इन्होंने कभी भी मिश्राइन, प्रमोद और प्रशांत इनमें अलग अलग का भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया था। अब तक प्रशांत का एक बेटा भी हो गया था जो 1-1.5 साल का हो गया था। बच्चा दोनों ही घर का बड़ा लाडला था। दोनों घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया और श्रुति के पिता ऑन द स्पॉट वहीं उसी जगह पे चल बसे। दोनों ही परिवारों पर एक बहुत बड़ा आघात था। दोनों ही घर कुछ समय के लिए बिखराव जैसी की स्थिति में आ गए। हमेशा प्रसन्नचित्त और उत्साही रहने वाली श्रुति आजकल उसके व्यवहार में आनंद दिखाई नहीं देता। खुशी गायब होने लगी, बल्कि एक उदासीनता हमेशा उसके चेहरे पे दिखाई देती। जरा जरा सी बात पर उसे रुलाई फूट पड़ती। उसका बातचीत करना भी कम हो गया। मिसराइन सब देख रही थी और वो श्रुति को काफ़ी समझाया भी करती। अपने बच्चे की तरफ उसका ध्यान कम रहने लगा। ऑफिस से सीधे वह अपनी माँ से मिलने जाने लगी। एक दिन मिश्राइन ने उसे समझाया, बेटी श्रुति, अरे तुम देर से आती हो तो बच्चा तुम्हारी राह देखता रहता है। रोता नहीं है, पर वो भी दिन भर के बाद में शाम को तुम्हारी रास्ता देखने लगता है तो थोड़ा परेशान हो जाता है। मैं क्या कहती हूँ श्रुति, सुन रही हो? श्रुति ने गर्दन हिलाई। उसने आंखें पोंछते हुए कहा, मम्मी जी क्या करूँ, माँ से मिले बिना मुझे चैन नहीं पड़ता। वो भी शाम होते ही मेरा रास्ता देखने लगती है, मेरा इंतज़ार में बैठी रहती है। कहते हुए श्रुति की रुलाई फूट पड़ी। मिसराइन कुछ बोली नहीं। उन्होंने मन ही मन एक अलग ही विचार कर लिया था। अपना विचार उन्होंने प्रशांत और श्रुति के सामने भी साझा किया। बेटे और बहू को तो उनका विचार बहुत अच्छा लगा, लेकिन श्रुति की माँ को अपना विचार कितना जमेगा इस बारे में उन्हें अंदाज नहीं आ रहा था। जल्दी ही मिश्राइन ने अपने दोनों बेटों को दोनों अलग अलग फ्लैट में उनकी गृहस्थी जमा दी। मनोज भाई वाला फ्लैट प्रशांत को दे दिया और जिस फ्लैट में वे रह रहे थे वह प्रमोद को दे दिया। प्रशांत के बच्चे को श्रुति की माँ संभाल लिया करेगी और प्रमोद का व्यवसाय और प्रमोद की जिम्मेदारी जब तक माँ संभाल सकती है तब तक माँ संभाल लेगी। अब दोनों ही भाइयों की गृहस्थी सुचारू रूप से चलने लगी। मिसराइन और श्रुति की माँ, इन दोनों का व्यवहार अब दो बहनों के जैसा हो गया था। बहुत अच्छे से उन दोनों में जमने लगी, पटने लगी। प्रमोद में धीरे धीरे सुधार हो ही रहा था। उसकी पत्नी देखने भालने में अत्यंत साधारण थी, लेकिन उसकी बुद्धि प्रमोद से काफ़ी अच्छी थी। उसने समझ लिया था कि दोनों फ्लैट में रहने वाले दो परिवार अलग अलग रहते हुए भी एक ही हैं, ये बात तो समझ गई थी। फिलहाल दोनों घर के लोग बड़े प्रसन्नतापूर्वक रह रहे थे। दोनों ही परिवार बहुत मज़े से खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है। कहानी अच्छी लगी क्या आपको? क्या कहते हैं, अच्छी नहीं लगी? क्यों भाई? आप यही सोच रहे हैं ना कि कभी ऐसा होता है क्या कि एक दूसरे पर इतना प्यार करने वाले लोग हो सकते हैं? एक दूसरे के साथ में इतने अच्छे तरह से रहने वाली समधनें हो सकती है क्या कभी? और सबसे ख़ास बात यानी विवाह के दिन से ही बीमार जेठ की जिम्मेदारी पूर्णतया अपने ऊपर ले लेने वाली कोई भाभी हो सकती है क्या? ऐसी बहू हो सकती है? हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। आप यही कहेंगे, है ना? ठीक है, आपको विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन थे ज़रूर ऐसे लोग। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।